हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरकों के प्रकार। इससे पहले अभी चर्चा करी थी हमने उत्प्रेरक और उनके गुणधर्मों की, और इस बार चर्चा कर रहे हैं हम उत्प्रेरकों के प्रकार की। कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं। देखो, हम कुछ उत्प्रेरक लेते हैं उदाहरण के स्वरूप, जैसे हमने लिया MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्लेटिनम ले लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड ले लिया, ग्लिसरॉल ले लिया, C2H5OH एथिल अल्कोहल ले लिया, एथेनॉल। इसके बाद हम बात करें टेट्रा एथिल लेड ले लिया। हम कुछ उत्प्रेरक ले रहे हैं, ये सभी उत्प्रेरक है। अब हम देखना है कि ये उत्प्रेरक कौन सी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग लेते हैं। हम ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, जिसका हम अपघटन कराते हैं। उत्प्रेरक ले रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो हमारे पास प्राप्त होता है KCl प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड ने क्या किया कि पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन तीव्र गति से कर दिया, यानी अभिक्रिया क्या हो गई, तीव्र होने लग गई जब मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया। अब हम उत्प्रेरक ले रहे हैं प्लेटिनम, तो हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन कराते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो एक कम ताप पर तीव्र गति से होने लग जाता है और यहाँ पर जल और O2 प्राप्त होती है। तो प्लेटिनम ने भी क्या किया, अभिक्रिया को तीव्र कर दिया। अब देखो, अगला उत्प्रेरक लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का। हमने लिया सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और उत्प्रेरक ले लिया हमने नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारे पास प्राप्त होता सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ने भी क्या करा, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। अगली अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं ग्लिसरॉल, प्रेरक है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का उपयोग देखो H2O2 वही हाइड्रोजन परऑक्साइड है। जब हम ग्लिसरॉल ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो, जब हम ग्लिसरॉल लेते हैं तो ये अभिक्रिया ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में धीमा होने लग जाता है। ठीक है, यानी ये अभिक्रिया अब धीमी हो गई, तो ग्लिसरॉल ने क्या करा, इस अभिक्रिया को धीमा कर दिया। अब हम लेते हैं एथेनॉल। क्लोरोफॉर्म लिया हमने, क्लोरोफॉर्म का हम ऑक्सीकरण कराते हैं, वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये बहुत तीव्रता से अभिक्रिया होती है और एक गैस बनती है फॉस्फिन, और यहाँ एसिल गैस बाहर निकलती है। ठीक है, जो फॉस्फिन होती है वो जहरीली होती है, तो इसको रोकने के लिए हम जो उत्प्रेरक लेंगे वो होता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये क्या कर देता है, इस अभिक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे फॉस्फिन नहीं बनती। ठीक है, संतुलित कर दो। ठीक है, तो यहां पर इस उत्प्रेरक ने इसको धीमा कर दिया। और देखें हम Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हम कराते हैं, तो सामान्यतः बहुत तीव्र होता है, मगर जब हम एथेनॉल ले ले तो एथेनॉल की उपस्थिति में ये प्रक्रम ऑक्सीकरण धीमा हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास सोडियम सल्फेट प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। एक और एरिया हमारे पास टेट्राएथिलेट, ये पेट्रोल के स्पेक्ट्रम को कम कर देता है।
को कम कर देता। कम यानी धीमा हो गया प्रक्रम। तो हमने देखा कि कुछ अभिक्रियाएं तीव्र होने लग जाती है कब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कुछ अभिक्रियाएं धीमी होने लग जाती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यानी कि कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रियाओं की गति बढ़ा देते हैं। जैसे हमने बात करी मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्लेटिनम, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहे हैं। तो कहलाएंगे ये सभी उत्प्रेरक कहलाएंगे धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। और ये वाले जो ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया की गति को धीमा कर रहे हैं। तो धीमा करते हैं वे उत्प्रेरक कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ये सभी क्या है हमारे पास, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो इस प्रकार से हमने पहले दो प्रकार देख लिए। पहला प्रकार देखा हमने धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा हमने देखा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, और इनकी चर्चा करते हैं। पहला हमने देखा वो है धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने पहला उदाहरण देखा था कि जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब अपघटन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, प्लेटिनम की उपस्थिति। प्लेटिनम की उपस्थिति में कराते हैं तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि अभिक्रिया की गति क्यों बढ़ी। अभिक्रिया की गति क्यों बढ़ी, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, हम ग्राफ के द्वारा इसको समझते हैं। इधर तो लेते हैं हम अभिक्रिया की गति, और इधर लेते हैं हम ऊर्जा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ग्राफ देख रहे हैं, जब बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ग्राफ है। ठीक है, यहां पर है संक्रमण अवस्था। देखो, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखा तो यहां पर इसकी जो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये गैप अंतराल है, सक्रियण ऊर्जा को दर्शाता है। और यहां पर सक्रियण ऊर्जा EA प्राप्त हो रही है 76 किलो जूल प्रति मोल। मगर जैसे हम प्लेटिनम उत्प्रेरक लेते हैं तो क्या होगा, तो देखो प्लेटिनम उत्प्रेरक लेते ही क्या हो रहा है कि सक्रियण ऊर्जा का मान कमी आ गई, सक्रियण ऊर्जा में कमी आ गई। जो सक्रियण ऊर्जा थी उसमें कमी आ गई। कितनी आ गई, यहां पर यह हो गई 57 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो उत्प्रेरक ने क्या करा, यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक ने क्या करा कि सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया। सक्रियण ऊर्जा जैसे कम होती है तो अभिक्रिया गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन प्लेटिनम की उपस्थिति में तीव्र गति से होने लग जाता है। अगला उदाहरण देखें, हम लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन कराना है। सामान्यतः पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन कुछ ताप पर होता है और धीमा प्रक्रम है।
हमें निम्न ताप पर और तेज गति से कराना है तो हम उत्प्रेरक लेते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिससे यह अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये संतुलित हो गई। यहाँ पर भी अपघटन हो रहा है और ये तीव्र गति से हो रहा है। मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक ने क्या करा, पोटेशियम डाइक्लोराइड का अपघटन पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में कर दिया तीव्र गति से। ठीक है, देखो जो भी उत्प्रेरक होते हैं हम उसको तीर के ऊपर ही दर्शाते हैं। ये थी दूसरा उदाहरण हमारा। अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराना है, तब हम उत्प्रेरक लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। हम उत्प्रेरक ले रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड का हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया तीव्र है, इसलिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक ले रहे हैं। और जैसे हम अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास प्राप्त होती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक, तो तीनों अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही। तो ये सभी क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक को दर्शाता। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। नेगेटिव कैटलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, हमने अभी बताना था कि यह अभिक्रिया की दर को या अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं। ठीक है, इस कारण को ऋणात्मक उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं, मंदक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदक। जो अभिक्रिया की गति को मंद कर दे वो क्या कहलाते हैं, मंदक। ठीक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक को कहते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर बात करें उदाहरण की कि कौन से उत्प्रेरक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब अपघटन कराते हैं, जब अपघटन करा रहे हैं तो जल और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल लेते हैं। ग्लिसरॉल क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया को क्या कर रहा है, धीमा कर देता है। यह अभिक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो जल और ऑक्सीजन में नहीं टूटता, बहुत धीमी गति से अभिक्रिया होती है। देखो ऐसा ग्लिसरॉल कब मिलाते हैं, सामान्यतः जब लैब में, लैब की बोतलों के अंदर अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखा हुआ होता है, हम चाहते हैं कि इसका अपघटन ना हो, बोतल में रखे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन ना हो, इसलिए हम बोतल में क्या मिला देते हैं, ग्लिसरॉल मिला के रख देते हैं। जिससे क्या हो जाता है, लंबे समय तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसी रूप में रहता है, जल और ऑक्सीजन में नहीं बदलता। दूसरा उदाहरण की बात करें हम, क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये किसमें टूटता है, फॉस्फेट में और HCl में। ठीक है, अगर इसको रोकना है, फॉस्फेट जो होती है वो जहरीली होती है, विषैली गैस है, और विषैली गैस होने के कारण इसे रोकना पड़ेगा अभिक्रिया को। रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, जिसके कारण ये अभिक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात करें, अभी एथिल अल्कोहल धीमी हो जाता है। दूसरा कारण, एथिल अल्कोहल क्या करता है, इस फॉस्फेन को, अगर फॉस्फेन बन भी जाती है तो उसको दूसरे रूप में बदल भी देता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, वही चीज है, बोतल में अगर क्या रखा है, क्लोरोफॉर्म रखा है, गहरे रंग की बोतल होती है क्लोरोफॉर्म, और हम चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो, तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म मुंह तक भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा, इसमें एथिल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। एथिल एल्कोहल हम इसमें डाल के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पॉजिटिव में नहीं बदलता। ठीक है, ये वही बात यहां तक की। अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है अपना इसी में कि जो सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ये तीव्र गति से होता है। अगर हम एथिल एल्कोहल लेते हैं, एथिल एल्कोहल लेते हैं तो ये धीमा हो जाता है प्रक्रम, और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है वो भी धीमी गति से। हमने धीमा कर दिया। पहले अगर बिना एथिल एल्कोहल की उपस्थिति कराते हैं तो तेज गति से चलता है, मगर बाद में ये धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है, संतुलित कर दिया। ऐसे अगला उदाहरण देखते हैं हम, C2H5 और टेट्रा एथिलेट TEL, टेल का उपयोग कहां करते हैं? देखो, इसका उपयोग हम करते हैं पेट्रोल के स्फोटन को कम करने में। पेट्रोल के स्फोटन को कम करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऋणात्मक उत्प्रेरक की हमने चर्चा करी। अगला उत्प्रेरक है वह है तीसरा, स्वतः उत्प्रेरक। ऑटो कैटलिस्ट। अब देखो, स्वतः उत्प्रेरक होता क्या? आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन। एथिल एसीटेट का जल अपघटन। जब जल अपघटन कराते हैं तो हम उत्प्रेरक लेते हैं एसिड। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में इसका अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन तीव्र गति से होता है। ठीक है, तीव्र गति से होगा और यहाँ हमारे पास प्राप्त होगा CH3COOH एसिटिक अम्ल और C2H5OH एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल, और क्या प्राप्त हो गया? एथिल एल्कोहल। अब देखो यहाँ पर, अगर इस अभिक्रिया को बिना अम्ल की उपस्थिति में कराता हूं, अभिक्रिया इसी अभिक्रिया को कराना है, जल अपघटन कराना है इस एथिल एसीटेट का बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होगा? देखो, जब बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो यह अभिक्रिया धीमी गति से होगी। ठीक है, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में तीव्र गति से हो रही थी, अब बिना अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ये प्रक्रम धीमा चल रहा है। ठीक है, देखो ये धीमा कब तक चलता है? कुछ समय बाद तीव्र हो जाती है अभिक्रिया। यानी कि कहने का मतलब है प्रारंभ में प्रक्रम क्या होता है? प्रारंभ में प्रक्रम होता है धीमा, बाद कुछ समय बाद ये तीव्र गति से होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमने उत्प्रेरक भी नहीं लिया। तो देखो, प्रारंभ में जब देखो यहाँ पर ये एसिड है और ये एसिड है, ये H+ आयन देगा। तो जब प्रारंभ में एसिटिक अम्ल बना नहीं था, जिसके कारण प्रारंभ में धीमा था प्रक्रम, मगर बाद में क्या हुआ? एसिटिक अम्ल बन गया, जिसके कारण ये क्या करते हैं? H+ आयन इस अभिक्रिया को क्या कर देते हैं? उत्प्रेरित करने लग जाते हैं और प्रक्रम क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
इसका जल अपघटन प्रारंभ में धीमा होता है, बाद में उत्पाद एसिडिक अम्ल बनने से विक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र होने लग जाती है। इस कारण इस उत्पाद को क्या बोलेंगे, स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो गई, उत्प्रेरित हो गई, उत्पाद से ही, प्रोडक्ट से ही क्या हो गई, उत्प्रेरित हो गई। इस कारण इसको बोल रहे हैं स्वतः उत्प्रेरक। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं हम। देखो अगला उदाहरण बात करें स्वतः उत्प्रेरक में, हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल का अपघटन करते हैं। तो देखो ऑक्जेलिक अम्ल ले रहे हैं हम, और इसके लिए हम लेते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और ये होता है अम्लीकृत H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, अब जो ये सभी क्रिया हम कराते हैं तो यहाँ बनता है एक तो K2SO4, ठीक है, MnSO4, CO2 और H2O, ये 10 मोल, 8 मोल, 2 मोल। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। ये लिया ऑक्जेलिक अम्ल, अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। जैसे अभिक्रिया होती है तो ये प्रारंभ में धीमी होगी, मगर कुछ समय बाद ये अभिक्रिया तीव्र होने लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मैग्नीज सल्फेट है इसने क्या कर दिया, यहाँ से अपने मैग्नीज आयन दे देता है। मैग्नीज आयन देने से क्या होगा, ये अभिक्रिया उत्प्रेरित होने लग जाती है और तीव्र गति से होने लग जाती है। तो यहाँ पर ये जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ये कहलाता है स्वतः उत्प्रेरक। इसने क्या करा, अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर दिया। इस अभिक्रिया में कोई भी उत्प्रेरक नहीं लिया था, फिर भी अभिक्रिया उत्प्रेरित क्यों हो गई, स्वतः उत्प्रेरित कैसे हुई, क्योंकि उत्पाद ही क्या करता है, इस अभिक्रिया को बढ़ा देता है। यहाँ मैग्नीज आयन क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया तीव्र होने लग जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें मिलेगा स्वतः उत्प्रेरक। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रकार, वो है प्रेरित उत्प्रेरक। चौथा प्रकार है प्रेरित उत्प्रेरक। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक। अब देखो, अभी हम जब गुणधर्म चर्चा कर रहे थे उत्प्रेरकों की, तब हम कह रहे थे उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, ठीक है, सिर्फ अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं कि प्रेरित उत्प्रेरक वहां से क्या रिलेशन है। देखो अभी हम लेते हैं सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड का हमें ऑक्सीकरण कराना है, तो सामान्यतः अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, और हमने देखा है कि अभी सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का अभिक्रिया तीव्र गति से होती है और सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। इन दोनों अभिक्रिया को एक साथ करा दे तो क्या होगा, दोनों अभिक्रिया एक साथ करा रहे हैं, अब देखो हमारे पास एक तो सोडियम सल्फेट भी प्राप्त हो गया और यहाँ पर सोडियम आर्सेनेट भी प्राप्त हो गया, यानी कि इसे अभिक्रिया हो गई। तो हमने क्या देखा कि जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया ने इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर दिया।
ठीक है, जो अभिक्रिया हो नहीं रही थी या बहुत धीमा प्रक्रम था ऑक्सीकरण होने में, तो इस दूसरी अभिक्रिया ने क्या कर दिया, पहली वाली अभिक्रिया को प्रेरित कर दिया, जिससे यह अभिक्रिया तीव्र होने लग गई और उत्पाद बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। ये अभिक्रिया क्या कहला रही है आपको, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक का मतलब है एक अभिक्रिया ने दूसरी अभिक्रिया को क्या कर देती है, उत्प्रेरित कर देती है, जिससे अभिक्रिया होने लग जाती है। तो देखो यहां पर हमने लिया था सोडियम सल्फाइड, ये लिया था सोडियम आर्सेनाइड, ठीक, ऑक्सीकरण कराया दोनों अभिक्रिया को एक साथ, तो हमारे पास सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट प्राप्त हो गया। तो हमने देखा प्रेरित उत्प्रेरक की भूमिका कि प्रेरित उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है जो किसी दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित कर देती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ही हमने पढ़ लिए 4 प्रकार। ठीक है, उत्प्रेरक के 4 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक, सतह और प्रेरित उत्प्रेरक।